हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अभी तक नेशनल इनकम चैप्टर वैसे तो स्टार्ट किया था और उसके बेसिक कंसेप्ट्स वी हैव कवर्ड, लाइक हाउ टू कैलकुलेट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द मार्केट प्राइस और हाउ टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम नेशनल इनकम। हमने छोटे छोटे कंसेप्ट जो है लास्ट चैप्टर में किए थे। प्लस डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, वो भी हमने लास्ट जो चैप्टर था हमारा उसमें कवर अप किया। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली है नेशनल इनकम। हम जो फाइंड करते हैं उसके लिए 3 फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो उन फॉर्मूलाज के ऊपर डिटेल में हमें कैसे करना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले कैसे आए, हम सब वो सब इस चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इनकम चैप्टर की। तो नेशनल इनकम चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया, हमने उसमें सबसे पहले पढ़ा था सर्कुलर फ्लो मॉडल। कि उसमें हमने क्या पढ़ा कि प्रोड्यूसर सेक्टर जो क्या करता था, वो लेता था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर से। प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए हाउस होल्ड सेक्टर से, और हाउस होल्ड सेक्टर से वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेता था उसके बदले वो उनको क्या करता था, पेमेंट करता था, फैक्टर सर्विसेज के लिए पेमेंट करता था, और उसको हम क्या बोलते थे, फैक्टर पेमेंट। और वही जो पेमेंट किसके पास आई, हाउस होल्ड सेक्टर के पास आई। वो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, वो पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर के लिए एक तरह से इनकम थी, और वो हाउस होल्ड सेक्टर ने, हम ये अज्यूम करते हैं कि वो इनकम सेव करने की बजाय पूरी की पूरी खर्च कर दी, मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर दिया या इन्वेस्टमेंट टाइप कुछ कर दिया। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो पूरी खर्च कर दी उन्होंने, तो जो उन्होंने इनकम कमाई वो उन्हें पूरी की पूरी उन्होंने स्पेंड कर दी, तो वो हमारे वहां से आया एक्सपेंडिचर मेथड। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने जब हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए तो उनको बदले में दिया, लैंड के बदले उन्होंने रेंट दिया था, लेबर के बदले वेजेस, इस तरह उन्होंने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में 4 अलग अलग चीजें दी। और जो उन्होंने, जैसे कि सपोज एक फार्मर ने 100 रुपए लगाए, बीज वगैरह खरीदे, उसके बाद उसने कुछ लेबर लगाई, कुछ उसने उगाया, और उगाने के बाद वो कुछ प्रॉफिट कमाएगा, कुछ लैंड का रेंट देगा, और वो जो रेंट दिया उसने या जो उसने प्रॉफिट कमाया उसको उसमें ऐड किया, मतलब 100 रुपए के वो बीज लाया था, आगे उसने वीट उगा के 500 रुपए में बेची, तो 400 रुपए उसने बीच में क्या लिया, कुछ पार्ट प्रॉफिट का लिया, कुछ लैंड का जो रेंट भरा वो लिया, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा आया वो लिया। तो हम ये मानते हैं कि जो वैल्यू एडिशन हुआ, क्या हुआ, वैल्यू एडिशन, वो बिल्कुल इक्वल था किस चीज के, जो एक प्रोड्यूसर सेक्टर ने पेमेंट की हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज के बदले। तो वैल्यू एडिशन हमारा वहां से आता है इनकम के इक्वल, किसके, इनकम के इक्वल। और हमने ये अज्यूम किया कि इनकम पूरी की पूरी खर्च कर दी किसने, हाउस होल्ड सेक्टर ने, किस चीज पे, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, वहां से आया एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए हमारे जो 3 मेथड आते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। पहला मेथड हमारा क्या होता है, वैल्यू एडिशन। दूसरा हमारा कि वैल्यू एडिशन किया प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स और सर्विसेज में, वैल्यू एडिशन, और उन्होंने हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए थे और उनके बदले उन्होंने क्या की थी, पेमेंट की थी। जो उन्होंने पेमेंट की वो हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या बनी थी, इनकम बनी थी। तो दूसरा हमारे पास आता है इनकम मेथड। और हाउस होल्ड के पास जो इनकम बनी, हमने सपोज किया कि वो पूरी की पूरी इनकम उन्होंने कंज्यूम की, उन्होंने क्या किया, सेव नहीं की। तो थर्ड हमारा आया एक्सपेंडिचर मेथड। और ये तीनों ही मेथड से हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उतना ही तो वैल्यू एडिशन हुआ, उतना ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या गई, पेमेंट गई, जो कि इनकम बनी हाउस होल्ड के लिए, और इनकम जो हाउस होल्ड के पास आई वो उन्होंने पूरी की पूरी खर्च कर दी। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड आते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। फर्स्ट इज वैल्यू एडिशन, सेकेंड वन इज इनकम मेथड, एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। और यही रीजन है जो मैंने अभी बताया, सर्कुलर फ्लो मॉडल ही रीजन है किसके पीछे, कि हमारा तीनों मेथड से एक ही आंसर आता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडिशन मेथड से। तो वैल्यू एडिशन मेथड क्या होता है, इसको हम और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं वैल्यू एडिशन मेथड को। लाइक अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज प्रोडक्ट मेथड, तो उसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड ही हमारा क्या होता है, हमारा वैल्यू एडिशन मेथड होता है। और हमारे और भी बहुत सारे नाम होते हैं, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। तो हमारे वैल्यू एडिशन के देखो कितने सारे नाम हो गए, क्या, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड,
नेक्स्ट क्या हुआ, प्रोडक्ट मेथड, और उससे अगला हमारा क्या हुआ, नेट आउटपुट मेथड। तो ये हमारे नाम है किस चीज के, वैल्यू एडिशन मेथड के। अगर आपके एग्जाम में आता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो नेट आउटपुट मेथड से, तो कोई कंफ्यूज होने की नहीं है, मतलब कि वैल्यू एडिशन से फाइंड करना है। या आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज प्रोडक्ट मेथड, तो आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट मेथड क्या है, वैल्यू एडिशन मेथड ही तो है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम नेशनल इनकम इसमें कैसे मेजर करते हैं, इसमें हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर जनरली हम पढ़ते आए हैं, हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और हर सेक्टर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है हर प्रोडक्ट में। जैसे कि मैंने किसान का एग्जांपल लिया, उसने 100 रुपए के बीज खरीदे, वीट उगा के आगे 500 में बेची। 500 रुपए की वो वीट सपोज करो किसी आटा बनाने वाली फैक्ट्री, फ्लोर मिल वाले ने 500 में किसान से ली, आगे उसने उसका आटा बनाया और 700 में बेची, तो 200 रुपए उसने ऐड करे। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर पूरी इकोनॉमी में जितना वैल्यू एडिशन करते हैं वो सारा अगर हम क्या कर दे, ऐड कर दे, सारा के सारा वैल्यू एडिशन अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू एडिशन मेथड, मतलब कि नेशनल इनकम आ जाएगी वैल्यू एडिशन मेथड से। तो ये क्या करता है, ये मेजर करता है नेशनल इनकम को एज अ वैल्यू एडिशन। ये क्या करता है, मेजर नेशनल इनकम as value addition by all the enterprises, by all the sector भी लिख सकते हैं, by all the enterprises, enterprises मतलब जितने भी फॉर्म्स, जितने भी इंडस्ट्री है हमारी पूरी की पूरी कंट्री में, उन सब ने, उन एंटरप्राइजेस ने जितना भी वैल्यू एडिशन किया है, by all the enterprises in an economy, कि हमारी एक इकोनॉमी के अंदर जितना भी वैल्यू एडिशन किया है किसने, कितने भी फॉर्म्स ने, वो हमारा पूरा के पूरा क्या होगा, वैल्यू एडिशन। और जब हम उस वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आती है, हमारे पास आता है कि कितना वैल्यू एडिशन किया है। और अब बात आती है कि हमारा वैल्यू एडिशन जो है वो, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमने वैल्यू एडिशन किया, तो हम लिखते हैं उसको जीडीपी हमको मिलती है वैल्यू एडिशन से, बोलते जीएनपी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वैल्यू एडिशन हम किसकी बात कर रहे हैं, इन एन इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी के अंदर कितना हुआ, मतलब कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। तो इसीलिए ये वैल्यू एडिशन मेजर करता है सिर्फ वैल्यू एडिशन जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ है। इट मेजर द वैल्यू एडिशन ओनली विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इसीलिए हमारे पास जीडीपी आता है, ना कि जीएनपी, मतलब कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रोस वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और अगर हम बात करें वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला, तो हमारा वैल्यू एडिशन, अगर वैल्यू एडिड या वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें, वो हमारी क्या होती है कि फाइनल आउटपुट, फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट या फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये हमारा फॉर्मूला आता है वैल्यू एडिशन का, कि उस आउटपुट की वैल्यू कितनी थी, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन भी हम बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, किसान ने 400 के सीड्स खरीदे, वीट बनाई, 500 में सेल की। किसान ने 100 रुपए की क्या की, वीट खरीदी, सॉरी सीड्स खरीदे, बीज खरीदे, उससे उसने क्या किया, उसको उगाया, हार्वेस्टिंग वगैरह सब कुछ किया, और उसमें मान लो उसकी वीट उग गई, ठीक है, उसने आगे वीट को काटा और 500 में सेल किया। तो किसान ने क्या किया, 400 का वैल्यू एडिशन किया, 100 में खरीदी, 500 में बेची। तो हमने कैसे निकाला, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब उसने कितने की सेल की, दैट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो उसका खुद का खर्चा आया था। खुद का खर्चा किस चीज का था, बीज का खर्चा था। तो हमारा यहां से क्या आ गया था, 400। तो हमारा वैल्यू एडिशन किसके इक्वल होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं, तो हमारे को वैल्यू एडिशन मेथड से कैलकुलेट करने के बाद मिलता है जीडीपीएमपी, मतलब कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब हम वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे तो हमको मिलेगा जीडीपीएमपी, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम हमारी होती है एनएनपीएफसी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट
फैक्टर कॉस्ट, और ये हमारा क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमको जाना कहाँ तक है, एनएनपीएफसी तक। तो अब हम कैसे जाएंगे, बहुत इजी है, हमने लास्ट चैप्टर में किया था। जीडीपीएमपी से हमको जाना है एनएनपीएफसी पे, तो हमको क्या करना है, एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है, एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, जीडीपीएमपी, जी से चाहिए जाना है हमको एन पे, मतलब ग्रोस से नेट पे, क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पे, तो प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पीपी सेम है, एमपी से जाना है एससी पे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, तो क्या करेंगे, माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर हमको वैल्यू एडिशन मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है, तो वैल्यू एडिशन मेथड हमको क्या देगा, जीडीपीएमपी। फिर हमको उस जीडीपीएमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना है, प्लस करना है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम, मतलब कि एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो ये हमारा था कि हमने वैल्यू एडिशन मेथड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन की, ये होता क्या है। अगर हम बात करें कि वैल्यू एडिशन ही क्या होता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, लेकिन अगर हम उसको डिटेल में कि एक वैल्यू एडिशन होता क्या है, तो अगर हम बात करें कि वैल्यू एडिशन हमारा क्या है, तो देखो मैंने कहा कि हर एंटरप्राइज कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करती है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं किस चीज का, एक फ्लोर मिल का। नहीं, एक किसान ने क्या किया, किसान ने कुछ उगाया, उसे उस चीज को उगाने के बाद क्या किया, उस चीज को उसने सेल कर दिया फ्लोर मिल को। फ्लोर मिल वाले ने आटा बनाया, आटा बना के उसने आगे बेकरी वाले को दे दिया, बेकरी वाले ने उससे बिस्किट बनाए और आगे वो शॉपकीपर को, और शॉपकीपर ने फाइनली क्या किया, शॉपकीपर ने उस चीज को क्या किया, कस्टमर को सेल कर दिया। हम कुछ लेते हैं एंटरप्राइजेज और कुछ लेंगे, अब एक तरफ हम क्या लेंगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट लेंगे कि उनकी कितनी कॉस्ट आई। दूसरा हम क्या लेंगे, दूसरा हम लेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट की, किसने कितनी वैल्यू दी आउटपुट को। फिर हम क्या लेंगे, कॉलम जिसमें वैल्यू एडिशन को शो करेंगे। अगर हम एग्जांपल लें, यहां पे हम मान लो ले लेते हैं एंटरप्राइजेस, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट कि उनकी कितनी वैल्यू थी आउटपुट की। उसके बाद हम ले लेते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट उनकी कितनी आई, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे क्या, लास्ट में वैल्यू एडिशन की, किसने कितना वैल्यू एडिशन किया। सबसे पहले क्या लेंगे, हम एक फार्मर को लेते हैं। सपोज एक फार्मर ने 0 रुपए खर्चा किया, कितना, 0 रुपए उसने खर्चा किया। उसने क्या किया, वीट उगाई और आगे 400 में सेल कर दी। एक किसान ने 0 रुपए खर्चा किया, कुछ भी उसकी कॉस्ट नहीं आई, उसने कुछ वैल्यू मतलब कि कुछ उगाया, मान लो वीट उगाया और उसने आगे 400 में सेल कर दिया। तो किसान ने वैल्यू एडिशन कितने का किया, 400 का, कि उसने कॉस्ट तो कुछ भी नहीं लगाई, सिर्फ 400 रुपए में आगे सेल कर दिया। अब फार्मर से फ्लोर मिल वाले ने किसान से 400 रुपए में क्या की, खरीदा, गेहूं को खरीदा, उसने आगे उसका आटा बना दिया, मतलब फ्लोर बना दिया, और आगे उसको उसने सेल कर दिया 600 में, ठीक है। इसने 400 का खरीदा, 600 में सेल कर दिया, इसने 200 का वैल्यू एडिशन कर दिया। उसके बाद फ्लोर मिल वाले से बेकरी वाले ने खरीदा, फ्लोर मिल वाले ने क्या किया, 600 में सेल, 600 में सेल किया, तो बेकरी वाले ने 600 में खरीदा, मतलब 600 उसकी खुद की कॉस्ट थी, 600 में उसने खरीदा, और आगे बेकरी वाले ने उसको सेल कर दिया 800 में, तो बेकरी वाले ने भी क्या किया, 200 का वैल्यू एडिशन। फिर बेकरी वाले से शॉपकीपर के पास गया, शॉपकीपर ने बेकरी वाले से 800 में खरीदा और आगे कस्टमर को 900 में दे दिया, तो 100 रुपए का वैल्यू एडिशन किसने कर दिया, शॉपकीपर ने। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है, 900 प्लस 17, 17 प्लस 623 एंड दिस इज 2700, 1800, 900।
तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 2700, इंटरमीडिएट कॉस्ट 1800 और वैल्यू एडिशन 900। अब देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा वैल्यू एडिशन का, वैल्यू एडिशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करके देखो क्या पढ़ा हमने, वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारी कितनी आई है टोटल 2700, इंटरमीडिएट कॉस्ट 1800, 27 माइनस 18 900। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा वैल्यू एडिशन कितना आ गया 900। क्या है हमारा वैल्यू एडिशन 900। तो हमारा फॉर्मूला तो भाई सही है। तो ठीक है, तो ये हम वैल्यू एडिशन शो करके दिखाते हैं कि एक फार्मर था, उसका 0 रुपए खर्चा आया, आगे उसने 400 में क्या किया, मान लो सेल कर दी। 400 मतलब उसने वैल्यू एडिशन किया कि उसने कुछ भी खर्चा नहीं किया और 400 रुपए में आगे कुछ बेच दिया, तो 400 रुपए उसने वैल्यू एडिशन किया। फ्लोर मिल वाले ने किसान से 400 में खरीदा, आगे 600 में बेच दिया, मतलब 200 रुपए का उसने वैल्यू एडिशन किया। 200 रुपए ये रहे। फिर किसान फ्लोर मिल वाले से बेकरी वाले ने 600 में लिया और आगे 800 में सेल किया, 200 का वैल्यू एडिशन इसने किया। फिर शॉपकीपर ने 800 में बेकरी वाले से लिया और आगे उसने क्या किया 900 में कस्टमर को बेच दिया, तो 100 रुपए का शॉपकीपर ने वैल्यू एडिशन। तो टोटल वैल्यू एडिशन हमारे पास आ गया 900 का। अब बात आती है कि हम वैल्यू एडिशन क्यों लेते हैं, हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्यों नहीं लेते, कि हमने 400 600 हमने यूं नहीं कहा, यूं क्यों नहीं कहा कि हमारा नेशनल इनकम 2700 है। हमने वैल्यू एडिशन को ही नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्यों किया, बिकॉज क्योंकि ये देखो 400 है, 400 बाद 600, इस 600 के अंदर 400 की तो ऑलरेडी इंक्लूड है, बस एक्स्ट्रा क्या हुआ है, एक्स्ट्रा 200। हमारे देश की अगर हम बात करें कि हम नेशनल इनकम को छोड़ो, अगर हम बात करें जीडीपी निकाले, तो जीडीपी बेसिकली अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो होता है कि देश में हमारे कितना किस चीज का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, कितना किस चीज का प्रोडक्शन। अब देखो 400 का तो ऑलरेडी हुआ है, सिर्फ 200 का ही तो कुछ एक्स्ट्रा हुआ है। इस 600 में ये 400 तो क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड है, इस 800 में ये तो ऑलरेडी इंक्लूड है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं वैल्यू एडिशन। अगर हम सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट को ले तो हमारी प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की। डबल काउंटिंग कैसे, कि इस 600 के अंदर ये 400 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कि जो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है उसके अंदर पिछली वाली वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, और यही हमारी प्रॉब्लम होती है डबल काउंटिंग की। इसीलिए हमने नया जो फॉर्मूला निकाला वो हम लेते हैं वैल्यू एडिशन, इसीलिए हम नेशनल इनकम फाइंड करते हैं वैल्यू एडिशन मेथड से। सो ये हमारा था वैल्यू एडिशन। अब मैंने ये तो बता दिया कि डबल काउंटिंग की हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को लें तो हमारे पास डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है। तो बात आती है कि हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें, ठीक है। तो अगर हमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो पहला तरीका तो क्या है, सीधा सीधा कि क्या करो भाई वैल्यू एडिशन निकालो, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट पे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो तुम क्या करो वैल्यू एडिशन निकालो। डबल काउंटिंग को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस है। तो पहला सॉल्यूशन क्या, वैल्यू एडिशन मेथड से निकालो। दूसरा हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनो, कि एंड यूजर के पास, मतलब जहां पे जिस चीज में कोई अब वैल्यू एडिशन हो ही नहीं सकता, मतलब जो अब फाइनल गुड जिस एंड यूजर के पास गई है उसके पास वो कितने रुपए में गई है, अगर आप उस चीज को देख लोगे तो वो भी हमारा क्या होगा, वैल्यू एडिशन के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ इस टेबल में एंड यूजर कौन था, शॉपकीपर से किसने ली फाइनल में, कस्टमर ने। कस्टमर को कितने रुपए में मिली, 900 में, तो कस्टमर को 900 में मिली। तो एंड यूजर को मतलब कि फाइनल आउटपुट की क्या वैल्यू है, फाइनल आउटपुट की क्या वैल्यू है, अगर हम सिर्फ उन चीजों को भी ऐड कर दे तो भी हम नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं कि एंड यूजर के पास वो चीज कितने रुपए में गई है। तो डबल काउंटिंग को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो आप वैल्यू एडिशन फाइंड आउट करो, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि एंड यूजर के पास कि उस गुड की जब वो चीज जब उसमें और वैल्यू एडिशन हो ही नहीं सकता, कस्टमर उसको आगे बेचने नहीं वाला, उसको यूज करने वाला है, तो जो फाइनल यूजर के पास जितने रुपए में वो चीज गई है, फाइनल यूजर के पास जितने रुपए में वो चीज गई है, आप डायरेक्टली उसको कैलकुलेट करो तो भी आप नेशनल इनकम नहीं फाइंड कर सकते। जैसे कि हमारा वैल्यू एडिशन 900 आया और शॉपकीपर से कस्टमर ने 900 इक्वल है वैल्यू एडिशन के, तो हमारे पास नेशनल इनकम वैल्यू एडिशन
मतलब कि नेशनल इनकम फाइंड करने के दो तरीके, या तो आप क्या करो, एंड यूजर के पास वो चीज जितने में गई है उन चीजों को ले आओ, या वैल्यू एडिशन। अब ये करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड को लेके चलते हैं। तो वैल्यू एडिशन मेथड है क्या, वो हमने कर लिया। अब कुछ प्रिकॉशंस की बात आती है हमारे पास। सबसे पहले देखो, हमने वैल्यू एडिशन मेथड किया, वैल्यू एडिशन क्या लिया हमने, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। मैंने क्या बताया था कि हम नेशनल इनकम लेते हैं, हम लेते हैं कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ। अब हमारे देश में जितना प्रोडक्शन हुआ, क्या वो सारा के सारा सेल हो जाएगा, नहीं होगा। मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, मेरा कुछ तो क्या होगा, सेल होगा, और कुछ मेरे पास बचा रह जाएगा, ठीक है, कुछ मेरे पास क्या होगा, बचा हुआ रह जाएगा। तो ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है, इसमें हमारी दो चीजें इंक्लूड होती हैं, सेल्स, एक तो जो कि हमारे देश में जो चीज बनी, वैल्यू ऑफ आउटपुट किस चीज को शो कर रहा है, जितना हमारे देश में प्रोडक्शन हुआ। अब वो प्रोडक्शन कुछ पार्ट तो उसका सेल होगा, लेकिन कुछ पार्ट उसका बचा हुआ रह जाएगा, और उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। और उस चेंज इन स्टॉक को हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियोस देखी है तो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि हमने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्यों किया, हमने ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने इसके लिए एग्जांपल भी दिया था कि हम इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हैं कि कितनी हमने किस चीज में कितना वैल्यू एडिशन किया, कितनी इन्वेस्टमेंट की। तो अगर हमने मान लो कोई चीज रॉ मटेरियल हमने 1 लाख का खरीद रखा था, लास्ट में आके हमारे पास वो 4 लाख का हो गया, मतलब हमने और रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो हमने टोटल कितना 3 लाख रुपए की हमने और इन्वेस्टमेंट करी, वो कैसे निकलेगी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से, ठीक है। तो जब हम चेंज इन स्टॉक निकालते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा पड़ा है, कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो हम निकालते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कि लास्ट के हमारे पास साल में कितना बचा है माइनस स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था, तब हमारे पास आता है कि हमने कितना क्या किया, एडिशन उस चीज में किया है, तभी तो एडिशन आएगा। तो और माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो हमारा वैल्यू एडिशन का अब एक और फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू एडिशन के दो फॉर्मूले, एक तो आपको डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट ही गिवन है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, या आपके पास दूसरा फॉर्मूला हो गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो ये हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन के फॉर्मूले, दो फॉर्मूले मेनली हमारे को मिल चुके हैं, क्या वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, या वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब अगर हम बात करें प्रिकॉशंस की, कि हमको कुछ चीजें हैं वो ध्यान में रखनी होती हैं जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी बताया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है क्या नहीं आता है, ऐसे जब हम वैल्यू एडिशन मेथड निकालते हैं तो कुछ चीजें हमको देखनी होती है कि क्या हमको ऐड करना है, क्या हमको माइनस करना है, क्या हमको चीज लेनी है, क्या हमको चीज नहीं लेनी है। तो वो होती है हमारी क्या, वो हमारी वहां से आती है प्रिकॉशंस, जो हमको लेनी पड़ती है वैल्यू एडिशन से निकालने के लिए नेशनल इनकम। सो वो अब हम करते हैं। सो अब हमारी ये है कुछ प्रिकॉशंस। सो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट प्रिकॉशन, हमको क्या ध्यान में रखिए कि वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स हमको इंक्लूड नहीं करना नेशनल इनकम के अंदर। क्यों नहीं इंक्लूड करना, उसके पीछे क्या रीजन है। देखो मान लो मैंने एक एक्टिवा खरीदी, ठीक है। अब हमारे देश में अगर हम निकाले जीडीपी, तो वो क्या होती है कि कितना देश में प्रोडक्शन हुआ। मैंने कोई चीज खरीदी, पहली बार नहीं खरीदी मैंने शोरूम से, तो ठीक है, वो तो क्या है कि वो प्रोडक्शन हुआ तभी मेरे पास पहुंची। लेकिन जब वो मैंने आगे किसी को सेल की, तो क्या हमारे देश में कुछ नया प्रोड्यूस हुआ, नहीं, वही चीज दोबारा बिक रही है। तो वो तो क्या हो जाएगी, अगेन डबल काउंटिंग वाली सिचुएशन, कि एक चीज जो दोबारा बनी ही नहीं है, आप उसकी वैल्यू को फिर से क्या ले रहे हो नेशनल इनकम में, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो क्योंकि इससे हमारा कुछ नया प्रोड्यूस नहीं होता सेकंड हैंड गुड्स की, जब हम सेल एंड परचेज कर रहे हैं वही चीज दोबारा सेल या परचेज हो रही है,
तो इसीलिए डबल काउंटिंग की सिचुएशन आ जाती है। तो इसीलिए हम नेशनल इनकम में सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स कभी नहीं लेंगे। सेकेंड बात आती है कि कमीशन अब अगर हम सेल एंड परचेज पे दें, कि सपोज मेरे पास एक एक्टिवा थी, मैंने किसी दोस्त को बोला यार तू मेरी बिकवा दे, जितने की बिकेगी 10% उसका मैं तेरे को कमीशन दे दूंगा, उसने मेरी सेल करवा दी, तो वो क्या है, वो कमीशन नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, क्योंकि उसने मुझे क्या दिया, अपनी सर्विसेज दी है, उसने मुझे अपनी सर्विस दी है, उसने कमीशन लिया है किस चीज का, अपनी सर्विस के बदले, उसने कुछ काम किया मेरे लिए और मैंने उसको, तो वो एक फैक्टर सर्विस के बदले पेमेंट की गई है, उसकी सर्विसेज के बदले पेमेंट की है, दैट्स व्हाई वो हमारी नेशनल इनकम में आएगी। तो कमीशन जो है सेल एंड परचेज पे वो नेशनल इनकम में आएगी, लेकिन सेल एंड परचेज नेशनल इनकम में नहीं आएगा। थर्ड है गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, कि सपोज मेरे पास क्या था, एक खेत था, मैंने उसमें कुछ उगाया, सपोज वीट उगाई, मैंने कुछ वीट तो सेल कर दी, कुछ मैंने रख ली कि भाई मुझे भी तो खा दिया, मेरी फैमिली ने भी यूज करनी है, मतलब कि सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो वो चीज भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, गुड्स जो सेल्फ कंजप्शन के लिए, क्योंकि अगर वो मार्केट में बिकती तो उनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, प्रोडक्शन तो हुआ है हमारे देश में, तो सेल्फ कंजप्शन के लिए जो गुड्स है वो इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। नेक्स्ट है ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सपोज मेरा ऑटोमोबाइल का काम है, ठीक है, मैंने एक गाड़ी जो है वो खुद के लिए बना ली, मैंने एक गाड़ी अपनी फैक्ट्री में से एक अपने लिए रख ली कि मुझे घर से आना जाना पड़ता है फैक्ट्री तक, मैं ओनर हुआ का, ठीक है, तो वो उसके लिए मैंने कुछ पेमेंट नहीं की, लेकिन वो उस गाड़ी का प्रोडक्शन तो हमारे देश में हुआ है ना, तो वो जो चीज हमने अपने पर्पस के लिए यूज किया, क्या है, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, मतलब अपने लिए हमने जो चीज प्रोड्यूस की है, कोई भी गुड कोई भी सर्विस, तो वो हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। नेक्स्ट है हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये तो सीधी सी बात है नहीं आएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला ही क्या पढ़ा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, कि हमको इंटरमीडिएट कॉस्ट को तो माइनस ही करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो नेशनल इनकम में आ ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट है हमारा इंप्यूटेड रेंट, कि मैंने एक फैक्ट्री लगाई हुई है और वो फैक्ट्री मेरी ही जमीन पे है, तो मुझे उस जमीन का रेंट नहीं पे करना पड़ रहा किसी को, लेकिन अगर वो जमीन किसी और की होती तो मुझे रेंट पे करना पड़ता, लेकिन अब वो जमीन मेरी है तो मुझे कुछ रेंट पे नहीं करना पड़ रहा, लेकिन वो रेंट मुझे भले ही पे नहीं करना पड़ रहा, लेकिन वो फिर भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, दैट इज इंप्यूटेड रेंट, जो आपको बाहर किसी को पे नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि वो आपकी ही चीज है, आप उसको यूज कर रहे हो, लेकिन वो जो रेंट अगर वो किसी और की होती तो आपको देना पड़ता, तो वो रेंट जो है आपको भले ही नहीं देना पड़ रहा, लेकिन वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अगला है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, यहां हमने बात की थी गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन जो कि नेशनल इनकम में यूज होगी, लेकिन अगर बात है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, वो नेशनल इनकम में यूज नहीं होती, गुड्स यूज होंगी बट नॉट द सर्विसेज। सर्विसेज जैसे कि मैंने अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा दिया, तो वो क्या है, मेरी सर्विस है, मैंने उनको सर्विस दिया, तो वो नेशनल इनकम में नहीं होगी। या जैसे हमारी मम्मा है, वो पूरा दिन घर में काम करते हैं, वो अपनी क्या है, सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन वो भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो गुड्स तो नेशनल इनकम में होंगी जो हमने सेल्फ कंजप्शन यूज किया, लेकिन सर्विसेज जो हमने सेल्फ कंजप्शन में यूज किया वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि हम उनकी वैल्यूज को फाइंड नहीं कर सकते। सो ये था हमारा वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय।